मैंने एक बार कह दिया मैं अपना मकान नहीं बेचूंगा। ये मेरा पुश्तैनी मकान है, मेरे बाप दादाओं ने ये मकान मुझे बना कर दिया है। तुम लोग क्या चाहते हो? तुम लोगों के स्वार्थ के कारण मैं ये मकान बेचकर रोड पर रहूं? तुम्हें इतना ही विदेश में रहने का शौक है तो एक काम करो, जाकर वहां मेहनत करो और मेहनत से अपने पैसे जोड़ो और उन पैसों से मकान खरीदो। तब समझ में आएगा तुम्हें मकान क्या कहलाता है। अरे पापा, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? विदेश में एक से एक सुविधाएं हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं रखा है। कुछ भी नहीं है यहाँ, लोग भूखों मर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? अरे हमारे देश में भी एक से एक कंपनियां हैं, एक से एक काम है, जहां काम करके अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं, अपना भरण पोषण कर सकते हैं। विदेश में जाना कोई जरूरी नहीं है। हमारे देश ने भी कितनी तरक्की कर लिया है, तुम्हें कुछ पता है? बस आजकल की होड़, इस होड़ के चलते तुम विदेश जा रहे हो और विदेश जाकर बसोगे। ठीक है, बसना चाहते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारी इच्छा के लिए मैं अपना मकान नहीं बेच सकता। अरे पापा जी मम्मी जी, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? जब हम दोनों भी विदेश जाकर रहने लगेंगे तो आप दोनों यहाँ अकेले क्या ही करोगे? आप लोगों का यहाँ पर क्या रहेगा फिर? बताओ, दीदी की भी शादी हो गई है, वो भी अपने ससुराल चली गई हैं। फिर इस मकान में रखा क्या है? ये मकान ऐसे ही खाली पड़ा रहेगा। इससे अच्छा है इस मकान को बेचकर हम विदेश में दूसरा मकान खरीद लेंगे। अरे एक बार तुम्हारे पापा जी ने बोल दिया तो तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये मकान नहीं बिकेगा तो नहीं बिकेगा, बात खत्म। अब उसमें बहसबाजी करने की जरूरत ही क्या है? तुम दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं हम, तुम दोनों की नीयत कैसी है। तुम लोग सिर्फ हमारी धन जायदाद से प्यार करते हो, हम दोनों से नहीं। तुम्हारा बस चले ना तो सारी जमीन जायदाद बेचकर तुम हम लोगों को रोड पर लाकर खड़ा कर दो। माँ, ये कैसी बात कर रही हो आप? हम लोग आपके बहू बेटे हैं, कोई गैर नहीं है जो आप हमसे इस तरह से बात कर रही हो। अरे मकान ही बेचने के लिए बोल रहे हैं, और क्या बेचने के लिए बोल रहे हैं? हाँ हाँ, पता है हम लोगों को अच्छे से, कैसे बहू बेटे हो तुम। 2 साल हो गए तुम्हारी पत्नी को इस घर में शादी होकर आए, लेकिन तुम्हें बता दो कि कभी तुम्हारी पत्नी ने एक कप चाय भी बना कर दी हो तो? सारा काम तो तुम्हारी माँ ही करती है, तब तुम कुछ नहीं बोलते हो, और आज अपनी बीवी के लिए फट से अपनी माँ के खिलाफ खड़े हो गए हो। बहुत अच्छे बेटे हो तुम, इसी दिन के लिए तुमको पैदा किया था हमने, इसी दिन के लिए पैदा किया था। मोहित, एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, इस मकान को मेरे जीते जी कोई नहीं बेच सकता। जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक ये मकान मेरा है, समझ लो तुम। यहां से निकलो, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ठीक है पापा, देखते हैं किसकी जीत और किसकी हार होती है। मैंने भी यदि ये मकान नहीं बेचा तो मेरा भी नाम मोहित नहीं। अच्छा, तू मुझे धमकी दे रहा है? अपने बाप को धमकी दे रहा है तू? अरे धिक्कार है ऐसी औलाद पर जो अपने माँ बाप के लिए ऐसा सोचती हैं। अरे धिक्कार तो आप लोगों पर होना चाहिए। कैसे माँ बाप हो आप, जिन्हें अपने बेटे की खुशी नहीं दिख रही है? दूसरे माँ बाप रहते तो अपने बेटे की खुशी के लिए जान दे देते, और आप लोग मेरे लिए एक मकान नहीं बेच सक रहे हैं। छी, शर्म आ रही है मुझे कि मैं आप लोगों का बेटा हूँ। हाँ हाँ बेटा हाँ, अब तो तुझे हम लोगों पर शर्म ही आएगी, क्योंकि हमने तो तेरे लिए कुछ किया नहीं है। याद दिलाऊं क्या बेटा कि हम लोगों ने तेरे लिए क्या किया है? छोड़ो जी, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दो। ये तो ऐसा ही है, जिस दिन से इसकी शादी हुई है इसने हम लोगों को तो क्या समझ लिया है पता नहीं। जिस दिन से तू पैदा हुआ है ना, उस दिन से लेकर आज तक का यदि मैं तेरे ऊपर एहसान गिनाऊंगा ना, तो तू 7 जन्म तक मेरा एहसान नहीं चुका पाएगा, समझा? अरे आप लोगों ने मेरे लिए किया ही क्या है? क्या किया है आप लोगों ने? हर माँ बाप का कर्तव्य होता है अपने बच्चे को पैदा करना और पाल पोस कर बड़ा करना। कौन सा आपने नया काम कर दिया जो मुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया? तो तेरे जैसी हर नालायक औलाद यही बोलती है अपने माँ बाप से कि तुम लोगों ने मेरे लिए किया क्या है, तेरी खुशियों के लिए क्या किया है और क्या नहीं किया है हम लोगों ने, तो हम जानते हैं। तू छोटा सा था ना, तो हर त्योहार में तेरे लिए कपड़े आते थे, लेकिन हम लोग पुराने कपड़ों में काम चला लेते थे। जब तुझे बाजार ले जाता था मैं घुमाने के लिए, तू जिस चीज में हाथ रख देता था, जो चीज तुझे पसंद आ जाती थी, वो चीज तेरे लिए दूसरे दिन आ जाती थी। बचपन से लेकर आज तक तू खुद जानता है कि मैंने तेरी खुशियों का कितना ख्याल रखा है। यही मेरे लाड़ प्यार का नतीजा है जो आज तू इस तरीके के शब्द मेरे सामने बोल रहा है। मेरी औकात से बढ़कर मैंने तुझे कपड़े पहनाए हैं, मैं फटे पुराने कपड़ों में रह गया हूँ, लेकिन तूने जो चीज मांगा वो चीज तुरंत तेरे लिए हाजिर की है मैंने। मेरी तो उतनी गुंजाइश भी नहीं थी, उतनी कमाई भी नहीं थी मेरी, फिर भी मैं मेहनत कर करके तेरे लिए हर वो चीज लाकर देता था जिसमें तुझे खुशी मिले। तेरा शहर के अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया, शहर के अच्छे से अच्छे तेरे पसंद के कॉलेज में तेरा एडमिशन करवाया, तुझे पढ़ाया लिखाया, सब किया तेरे लिए। क्या नहीं किया मैंने? बेटा, तेरे जैसी नालायक औलाद ना अपने माँ बाप से ऐसा ही बोलती है जैसा आज तूने मुझसे बोला है। जब तू बाप बनेगा ना और मेहनत की कमाई से अपने बच्चे को पालेगा पोसेगा, उसकी हर इच्छा पूरा करेगा, हर खुशी का ख्याल रखेगा, और जब तेरी औलाद तुझसे ये बात बोलेगी ना कि तुमने मुझे पैदा करके कौन सा नया काम कर दिया, तब तू अपने दिल से पूछना कि तेरे दिल पर क्या बीत रही है। चलो राधा, मैं इन दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। देखा राधा तुमने कैसा बाप है मेरा, मेरी खुशी के लिए मकान नहीं बेच सक रहा है। क्या सोचा था मैंने और क्या हो गया, सारा मूड ही खराब कर दिया इन्होंने मेरा। मोहित, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। तुम थोड़ा शांति से काम लो। बुढ़ा बुढ़ियों ने जीना हराम करके रख दिया है, ठीक है। इनके जीते जी यदि प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती तो इनके मरने के बाद ही सही। अरे जीते जी हमें यदि कुछ नहीं दे रहे हैं तो मरने के बाद तो देना ही पड़ेगा ना मम्मी जी पापा जी। अब क्या करो, सारी प्रॉपर्टी पापा जी के नाम से है तो पापा जी को इस दुनिया से जाना पड़ेगा।
राधा, राधा कहाँ चली गई? राधा, मेरे लिए एक कप चाय बना कर दे दो, मैं ऊपर छत में धूप सेक रहा हूँ। राधा, राधा। हे भगवान, ये आपको क्या हो गया? कैसे गिर गए आप? आप ठीक तो है ना? उठिए। अरे पापा जी, आप कैसे गिर पड़े? उठिए पापा जी, उठिए। बहू, ये कैसे गिर पड़े? बताओ बहू मुझे। जल्दी से मोहित को फोन लगाओ, वो हॉस्पिटल लेकर जाएगा तुम्हारे पापा को। जल्दी लगाओ बहू। मम्मी जी, इतनी भी क्या जल्दी है हॉस्पिटल ले जाने की? अभी तो पापा जी मरे नहीं हैं, देखो सांस चल रही है उनकी। मरने तो दो, फिर ले जाएंगे। तू पागल तो नहीं हो गई है बहू? फोन लगा मोहित को, देख कितना खून बह रहा है इनके सर से। आप उठिए, उठिए जी आप। मम्मी जी, इतनी मेहनत मेरे पापा जी को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए थोड़ी ना की है, उन्हें तो स्वर्ग पहुंचाने के लिए की है, स्वर्ग। क्या ये सब तूने किया है? तूने किया है ये सब? तूने अपने ससुर को सीढ़ियों से गिरा दिया? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? ठहर जा, अभी फोन लगाती हूँ मैं मोहित को, सारी बात बताती हूँ। तूने मेरे पति को सीढ़ियों से गिरा दिया है, बेचारे कितना खून बह रहा है उनके सर से। बुढ़िया, तुझे क्या लग रहा है इतनी आसानी से तू लोगों को बता देगी? और मैं तुझे बताने दूंगी, जो हाल तेरे पति का किया है ना, वही हाल तेरा भी करूंगी मैं। बहू, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगी। माफ कर दो बहू, माफ कर दो, मुझे छोड़ दो बहू, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगी। बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ। आप बाल छोड़ दे बहू, मेरे बाल छोड़ दे बेटा, छोड़ दे बहू, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगी। कामिनी, ये सब क्या हुआ? ये मम्मी पापा, ये सब तुमने किया है? कामिनी, बताओ मुझे, ये सब तुमने किया है? हाँ मोहित, ये सब मैंने किया है। ये बुढ़ा बुढ़ी दोनों हमारी तरक्की की आड़े आ रहे थे, इसलिए मैंने इन दोनों का ही काम तमाम कर दिया। इनके जीते जी तो मकान नहीं बिक सकता था, इसलिए इनके मरने के बाद ये मकान तो बेच सकते हैं ना हम। अरे लेकिन तुम पागल हो गई हो क्या? इसके लिए इन्हें मारने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता नहीं है अब क्या होगा? तुम जेल चली जाओगी, जेल। जरा भी अंदाजा है तुम्हें ऐसा करने के बाद तुम्हारी क्या हालत होगी? भूलो मत मोहित, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। तुम्हें ही बड़ा शौक था ना विदेश जाने का, इसलिए ध्यान रखो, जो मैं बोलती हूँ वैसा ही करो। सबसे पहले तो इन्हें लेकर हॉस्पिटल चलते हैं, उसके बाद दीदी को फोन लगाएंगे, और वायदा भी यदि पुलिस केस बना तो बोल देंगे हम दोनों तो थे ही नहीं घर पर, हम दोनों तो शादी में गए थे। आकर देखा तो ये दोनों पड़े हुए थे सीढ़ियों के नीचे। और हाँ मोहित, याद रखना, यदि मैं जेल गई तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, तुम भी जेल की हवा खाओगे, इसलिए चुपचाप अपना मुंह बंद रखना। ठीक है, तुमने ठीक ही किया है। वैसे जीते जी तो ये लोग हमारे कोई काम के नहीं थे, शायद मरने के बाद हमारे कुछ काम आ जाए। मोहित ऐसा ही करता है, तुरंत अपने माता पिता को पहले हॉस्पिटल ले जाता है, उसके बाद अपनी बहन को फोन करता है। हॉस्पिटल में ले जाते ही पिता की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनके सर में बहुत तेज चोट लगी थी। राधा जी के सर में इतनी तेज चोट पड़ी थी कि वो अपनी याददाश्त खो बैठती हैं। दीदी चलिए चलकर खाना खा लीजिए, कब तक ऐसे रोते रहेंगी आप? जो होना था वो तो हो गया है। ये है रुचि, रमा जी और ओम प्रकाश जी की बेटी। भाभी, आज पापा को गए हुए पूरे 15 दिन हो गए हैं, और माँ की हालत में कोई भी सुधार समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ना, माँ मुझे पहचान तक नहीं रही है, ना ही रोती है, ना ही हंसती है, ना ही बोलती है। रुचि, कब तक रोती रहेगी? तू भी अपनी तबीयत खराब कर लेगी। यदि तुझे भी कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूंगा। रुचि, नहीं भैया, मैं नहीं रोती, आप भी मत रोइए भैया, मैं आपको इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती। पापा के बाद आप ही हैं जो माँ का ख्याल रख सकते हैं, मत रोइए भैया आप। भैया, माँ को कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है? उनकी हालत में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? देखिए ना, वो कुछ नहीं बोलती है, ना ही रोती है, ना ही हंसती है। रुचि, मैं सोच रहा था माँ को लेकर मैं और तुम्हारी भाभी विदेश चले जाते हैं। वैसे भी यहाँ कुछ नहीं रखा है, हम विदेश में ही जाकर माँ का अच्छे से इलाज करवाएंगे। अब यहाँ है भी क्या, बता तू ही, बचा ही क्या है यहाँ पर अब? क्या भैया, विदेश विदेश लेकर आप माँ को जाएंगे? लेकिन माँ। अरे रुचि, तू इतनी चिंता क्यों करती है? मैं हूं ना, तेरे भाई पर तुझे जरा भी भरोसा नहीं है क्या? वहाँ एक से एक डॉक्टर हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वहाँ माँ का इलाज करवाऊंगा मैं। देखना, माँ 2-4 महीने में एकदम भली चंगी हो जाएगी। रुचि, भैया सही बोल रहे हैं, विदेश ले जाने दो माँ को, वहाँ उनका इलाज सही से हो जाएगा। देखना, थोड़ी दिनों में ही माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। रुचि, पापा को तो खो दिया है मैंने, लेकिन माँ को नहीं खोना चाहता, वरना माँ के जाने के बाद हम दोनों ही अनाथ हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा फिर हमारा इस दुनिया में। ठीक है भैया, ले जाइए आप माँ को विदेश, अच्छे से ख्याल रखिएगा उनका। हाँ रुचि, ठीक है मेरी बहन। रुचि, मुझे भी ऑफिस ज्वाइन करना है, 15 दिन हो गए हैं ऑफिस से छुट्टी लिए हुए। अब मैं भी ऑफिस जाऊंगा, इसलिए सोच रहा हूँ कि आज हम लोग भी घर चलते। माँ को ऐसी हालत में छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा जी। मुझे लग रहा था 2-4 दिन और मैं माँ के साथ रुक जाती। नहीं नहीं रुचि दीदी, आप चले जाइए, क्योंकि जिया जी को भी अब ऑफिस ज्वाइन करना है। देखिए, कल ही हम लोग विदेश के लिए निकल जाएंगे, इसलिए आप चले जाइए, आप परेशान मत होइए। हाँ रुचि, मैं आज रात का ही रिजर्वेशन करवा लेता हूँ, कल सुबह सुबह हम शहर पहुँच जाएंगे। सुबह कल ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा मैं, इसलिए बोल रहा था कि आज चलते हम लोग। ठीक है जी, करवा लीजिए आप रिजर्वेशन, चलते हैं आज ही हम। जब रुचि ने ये बात पूछी
कि पापा को क्या हुआ था, पापा और मम्मी कैसे गिर गए थे, तो दोनों ने बड़ी चालाकी से वही सब कहानी बता दी जो उन्होंने सोची थी कि वो लोग शादी में गए थे, ना जाने कैसे दोनों का पैर स्लिप हुआ और दोनों गिर पड़े। और रुचि ने भी बड़ी आसानी से ये सब बातों पर भरोसा कर लिया। रुचि तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसके भाई भाभी ऐसे होंगे। रुचि को तो कुछ भी बात पता नहीं थी, उसकी माँ हमेशा अच्छा अच्छा ही बताती थी, इसलिए उसे सब अच्छा ही लगता था। रुचि के माता पिता के साथ जो भी हुआ है, रुचि उसे हादसा ही समझती थी। अरे कामनी, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। किस बात की बधाई दे रहे हैं आप मुझे? पहले बात तो बताइए, इतने खुश क्यों हैं आखिर? अरे बाबा, ये मकान बिक गया है कामनी, ये मकान बिक गया है। जो चीज माता पिता के रहते हुए संभव नहीं हो पाई, वो उनके मरने के बाद हो गई। पिताजी के जाते ही ये मकान बिक गया है और हमारी इच्छा भी पूरी हो गई। अब हम चलते हैं विदेश। ओह कामनी, मेरा तो सपना सच हो गया। मैं तो कब से सोचता था। मैं तो बहुत खुश हूँ कामनी। भूलो मत मोहित, ये सब मैंने किया है, ये सब मेरा किया धरा है। यदि मैं तुम्हारे पिताजी को सीढ़ियों से धक्का नहीं देती तो वो मरते नहीं, और वो मरते नहीं तो ये घर बिकता नहीं। हाँ हाँ बाबा, ये सब तो तुमने ही किया है। तुम्हारी जैसी बीबी पाकर तो मैं धन्य हो गया हूँ। अरे यार मोहित, वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी इस माँ को लेकर कहाँ जाएंगे हम विदेश, बताओ तुम ही। अरे स्वीटहार्ट, उदास मत हो। पिताजी का इंतजाम तो तुमने कर ही दिया है, माँ का इंतजाम मैं कर दूंगा। इसमें कहने वाली बात क्या है? इतना टेंशन मत लो। हम उन्हें इस घर से लेकर तो चलते हैं, लेकिन रास्ते में कहीं भी छोड़ देंगे उन्हें, ठीक है? ठीक है मोहित, ठीक है। वैसे भी माँ को कुछ याद है नहीं जो वो वापस यहाँ पर आ जाएंगी। उनकी याददाश्त वैसे ही चली गई है, ना वो कुछ बोल सकती हैं ना उन्हें कुछ याद है। तो फिर हम उन्हें सीधे ले जाकर कहीं भी छोड़ देंगे। ठीक है मोहित, तुमने तो बढ़िया आइडिया लगाया है। वैसे भी इनकी याददाश्त जा चुकी है, इनको किसी मंदिर के सामने छोड़ देंगे, कम से कम ये वहाँ बैठे बैठे भीख मांग कर खा तो सकेंगे। इतना एहसान तो हम मम्मी जी पर कर ही सकते हैं, आखिर वो तुम्हारी माँ जो है और मेरी सासू माँ है। हाँ ठीक है कामनी, जाओ जाकर पैकिंग शुरू करो। हम शाम को ही निकल जाते हैं यहाँ से। ऐसा कहकर मोहित और कामनी दोनों अपनी माँ को लेकर निकल जाते हैं और रास्ते में चलते चलते उसी शहर में किसी मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ जाते हैं। ऋषभ जी, भैया भाभी लोगों को 1 महीने से ऊपर हो गया है विदेश गए हुए। मेरी भैया से बात हुई थी, भैया बोल रहे थे कि माँ की हालत में काफी सुधार है। अब धीरे धीरे करके माँ को सब कुछ याद आ रहा है। अभी तक माँ से तो बात नहीं हो पाई है, लेकिन भैया भाभी से हर 2-4 दिन में बात हो ही जाती है मेरी। चलो ये तो बढ़िया हुआ रुचि कि भैया ने माँ को विदेश ले जा लिए हैं, तो वहाँ पर अच्छा इलाज हो रहा है उनका। इतनी जल्दी रिकवरी भी होने लगी है माँ की। हाँ हाँ ऋषभ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जल्दी से माँ ठीक हो जाए, बस यही कामना है मेरी भगवान से। आपको ऑफिस से आए हुए काफी टाइम हो गया है, थक गए होंगे आप, बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। बेचारी रुचि के ऊपर मुझे बहुत दया आती है। भगवान ने इस तरह अचानक से उसके पिता को उससे छीन लिया और माँ को भी ऐसा कर दिया है कि होते हुए भी वो बात नहीं कर सकती अपनी बेटी से। इसलिए तो मैं रुचि की हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता हूँ, बस वो किसी भी तरह खुश रहे। मैं तो यही चाहता हूँ। भगवान ने तो उसे दुख दे ही दिया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से उसे कोई दुख नहीं देना चाहता हूँ। ये लीजिए ऋषभ जी आपकी चाय। ऋषभ जी, भैया से फोन लगाकर माँ की खैर खबर पूछ लेती हूँ। आज संडे है, भैया घर पर ही होंगे। हाँ ठीक है रुचि, लगा लो फोन। हेलो भैया, नमस्ते, कैसे हैं आप? माँ कैसी हैं और भाभी कैसी हैं? रुचि, माँ की हालत में काफी सुधार है। अब तो माँ बढ़िया है, अब तो माँ बोलचाल भी रही हैं, सबको पहचानने भी लगी हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ रुचि कि माँ इतनी जल्दी ठीक हो गई। भैया प्लीज माँ से मेरी बात करवा दीजिए ना, बहुत याद आ रही है उनकी मुझे, प्लीज भैया। हाँ हाँ रुचि, तू टेंशन क्यों लेती है? ये ले बात कर माँ से। माँ ये लीजिए, रुचि का फोन आया है, बात कर लीजिए। हेलो माँ, कैसे हैं आप? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ। बेटा मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत किया कर तू, धीरे धीरे करके सब कुछ याद आ रहा है मुझे। माँ आपको अंदाजा नहीं है, आज आपकी आवाज सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है माँ। भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखे, सही सलामत रखे। बेटा तू और जवाई बाबू ठीक है ना? हाँ हाँ माँ, हम दोनों ही बढ़िया हैं, आप हम लोगों की चिंता मत करिए, बस आप अपना ख्याल रखिए। हाँ ठीक है बेटा। बेटा मेरा ना दवाई खाने का समय हो गया है, अब मैं दवा गोली खाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ज्यादा बात करती हूँ तो मेरे सर में दर्द होने लगता है। हाँ हाँ ठीक है माँ, आप दवाई गोली खाइए और आराम करिए। रुचि तुम रो क्यों रही हो? ये तो खुशी की बात है ना, माँ इतनी जल्दी ठीक हो गई, और क्या चाहिए तुम्हें? ऋषभ जी, ये आंसू खुशी के आंसू है ऋषभ जी, आप नहीं समझ सकते मेरी खुशी। ऐसा लग रहा है मैंने अपनी माँ को दोबारा से पा लिया है। भगवान मेरी माँ को हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे। हाँ रुचि, भगवान मम्मी जी को ठीक रखे, सही सलामत रखे, बस भगवान करे जल्दी से जल्द उनकी तबीयत में सुधार हो जाए। ऋषभ जी, हम कल मंदिर चलते हैं, गरीबों को दान कर देते हैं मंदिर जाकर। मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, भगवान से मन्नत मानी थी कि यदि मेरी माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी तो मैं गरीबों को दान दूंगी और मंदिर आकर चढ़ावा चढ़ाऊंगी। हाँ हाँ, जो हुक्म मेरे आका, तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बोलो कब चलना है मंदिर? कल चलना है? ठीक है कल चलते हैं हम मंदिर।
हाँ हाँ जी, कल चलते हैं हम मंदिर। आप कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। मेरे मुंह से निकला नहीं कि आप तुरंत ही हाँ कर देते हो। तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखना मेरा फर्ज बनता है। आखिर तुम धर्मपत्नी जो हो मेरी, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा भला। ऋषभ, भगवान जी के दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए। चलो अब गरीबों को कुछ दान दे देते हैं। भगवान हमारी माँ को और जल्दी ठीक कर देंगे। देखना, बहुत जल्दी गरीबों की दुआ लगेगी और भगवान का आशीर्वाद तो है ही मेरी माँ के ऊपर। हाँ ठीक है रुचि, चलो चलकर गरीबों को दान दे देते हैं। माँ जी ये लीजिए कुछ पैसे। ऋषभ, ये माँ जी तो माँ के जैसे दिख रही है मुझे। क्या तुम्हें भी दिख रही है? हाँ सुरभि, मुझे भी ये औरत माँ के जैसे दिख रही है। पता नहीं ये तुम्हारी माँ है या कोई और है। ऋषभ, मुझे तो ये माँ के जैसे ही दिख रही है, लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माँ जी बोलिए ना आप। माँ जी, माँ जी। लेकिन माँ यहाँ कैसे आ सकती है? माँ को तो भैया लेकर गए हैं ना विदेश इलाज करवाने के लिए, तो भला माँ यहाँ पर क्यों आएंगी? लेकिन रुचि, ये मुझे तुम्हारी माँ के जैसे ही दिख रही हैं। देखो, इनके सर में घाव का निशान है। सर में घाव था ना इनके, देखो जरा गौर से। ऋषभ, हम ऐसा करते हैं, इन्हें घर लेकर चलते हैं, फिर देखते हैं घर में क्या करना है इनका। ऐसा कहकर ऋषभ और रुचि दोनों उसकी माँ को घर लेकर आ जाते हैं। ऋषभ, मेरी माँ के गर्दन में बहुत बड़ा काला तिल था और इनकी गर्दन में भी काला तिल है। इसका मतलब ये मेरी माँ ही है। ऋषभ, इसका मतलब भैया ने अपने साथ माँ को लेकर गए ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। मैंने कल ही माँ से बात की है फोन में और बिल्कुल माँ की ही आवाज थी वो। रुचि, सबसे पहले माँ को ले जाकर नहलाओ और अच्छे ढंग के कपड़े पहनाओ इनको। उसके बाद हम सोचते हैं क्या करना है। और देखो, बहुत ज्यादा भूखी दिख रही हैं वो, उन्हें खाना खिलाओ। हाँ ठीक है ऋषभ, सही बोल रहे हो तुम। माँ को पहले नहला धुलाकर खाना खिलाती हूँ, उसके बाद भैया से बात करते हैं। तुम एक काम करो रुचि, सबसे पहले भैया भाभी को फोन लगाओ और बोलो कि माँ से बात कराएं। अभी उनसे कुछ मत बताना, ठीक है? हाँ ठीक है ऋषभ, मैं ऐसा ही करती हूँ। भैया भाभी से कुछ नहीं बोलूंगी मैं, सबसे पहले माँ से बात करती हूँ। हेलो भैया, कैसे हैं आप? माँ कैसी हैं? रुचि, माँ को सब याद आ गया है। अब माँ की हालत काफी अच्छी है पहले से। भैया एक बार बात तो कराओ जरा मेरी माँ से। हाँ हाँ, कराता हूँ। माँ, ये लो रुचि का फोन आया है, बात कर लो रुचि से। हेलो रुचि बेटा, कैसी है तू? माँ, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तू परेशान मत हो मेरे लिए। चल ठीक है बेटा, रख फोन। मैं गार्डन में जा रही हूँ घूमने के लिए। मेरा टहलने का समय हो गया है। डॉक्टर ने मुझे दोनों टाइम टहलने के लिए बताया है। लेकिन माँ सुनिए तो, बाद में बात करती हूँ बेटा। ठीक है, रखती हूँ फोन। ऋषभ जी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब माँ वहाँ है तो यहाँ हमारे साथ कौन है? और यदि माँ ये है तो वहाँ कौन है जो मुझसे फोन में बात कर रही है? रुचि, हो सकता है तुम्हारी माँ की शक्ल की ही औरत है ये, जो हमें मिली है मंदिर में। तुम एक काम करो, भैया से बोलो कि वो तुम्हें वीडियो कॉल में बात कराएं। हाँ ठीक है ऋषभ जी, आप भी सुनिएगा आवाज। मैं फोन स्पीकर में रखती हूँ। हेलो भैया। हाँ रुचि, बोलो क्या बात है? अभी तो तुमने माँ से बात की है ना? भैया, माँ को देखने का बड़ा मन कर रहा है। आप वीडियो कॉल करिए ना प्लीज, माँ को दिखाइए ना मुझे। अरे रुचि, तुमने थोड़ा सा लेट कर दिया। माँ तो अभी दवाई गोली खाकर बिस्तर में गई है सोने के लिए। भैया उनको उठाइए ना प्लीज, मुझे दिखाइए ना उन्हें। अरे रुचि, अब माँ को डिस्टर्ब नहीं कर सकता मैं। माँ दवाई गोली खाकर सोई है। ठीक है, बाद में करता हूँ, मुझे अर्जेंट काम है। सुन लिया आपने ऋषभ जी, ये चल रहा है। मतलब भैया झूठ बोल रहे हैं, माँ उनके पास है ही नहीं। ये मुझे झूठ बोल रहे हैं मुझसे। आज शाम को हम माँ को लेकर हॉस्पिटल चलते हैं और उसके बाद वहां से आने के बाद तुम भैया को फोन लगाना। ये बोलना कि भैया, माँ के नाम की एक बहुत बड़ी पॉलिसी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में माँ के साइन लग रहे हैं, उसके बाद में वो सारा पैसा मिल जाएगा हम लोगों को। ऐसा बोलना तुम। देखना, प्रॉपर्टी के और पैसे के चक्कर में भैया दौड़े चले आएंगे, सारा भांडा फूट जाएगा उनका। हाँ हाँ ऋषभ जी, ऐसा ही करेंगे। शाम को हॉस्पिटल से आने के बाद रुचि ने अपने भाई को फोन लगाया और जैसा उसके पति ने उसे समझाया था उसने वैसा ही किया। दूसरे ही दिन दोनों पति पत्नी भागे चले आए पैसों की लालच में। अरे भैया भाभी, बड़ी जल्दी आ गए आप लोग। आइए आइए बैठिए। हाँ रुचि, जैसे ही तुम्हारा फोन गया तुरंत ही हमने फ्लाइट पकड़कर आ गए यहाँ। बताओ रुचि, कहाँ साइन करनी है? मैं साइन कर देता हूँ, लाओ जल्दी। हाँ हाँ दीदी, जल्दी से दे दो डॉक्यूमेंट्स। क्या है, मम्मी जी घर में अकेली हैं, उनकी देखरेख भी तो करनी पड़ती है ना। हमने एक मेड को छोड़कर आया है मम्मी जी की देखरेख के लिए। अरे भैया भाभी, इतनी भी कौन सी जल्दी है? बैठिए, चाय नाश्ता करिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। अरे बहन, तुझे तो पता है ना माँ की हालत कैसी है। अभी ज्यादा उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकते। तू एक काम कर, मुझे जल्दी से वो डॉक्यूमेंट्स ला कर दे दे पहले। ला जल्दी से साइन कर देता हूँ, खाना पीना तो बाद में होता रहेगा। अरे हाँ हाँ भैया भाभी, बैठिए तो कम से कम, मैं आपके लिए बस नाश्ता लेकर आ ही रही हूँ। माँ तो ठीक है ना भैया? हाँ हाँ रुचि दीदी, मम्मी जी तो एकदम ठीक है। जाइए आप जल्दी से डॉक्यूमेंट्स लाइए ना। भैया पहले मेरी वीडियो कॉल में बात तो करा दीजिए जरा माँ से, बहुत दिनों से उन्हें देखा नहीं है, बहुत याद आ रही है उनकी। लगाइए। वो रुचि, उनका भी सोने का समय रहता है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता मैं। माँ के लिए दवाई गोली और सोना बहुत जरूरी है। अभी तुमको पता है ना कितने बड़ी उससे गुजरी है वो। ठीक है भैया, आप मुझे माँ को नहीं दिखा रहे हैं ना? एक काम करती हूँ, मैं ही आपको माँ को दिखा देती हूँ, ठीक है? ये तो बिल्कुल माँ के जैसी है। ये तो माँ की शक्ल की दिख रही है मुझे।
इनका चेहरा बिल्कुल माँ के जैसा दिख रहा है। इनका चेहरा माँ के जैसे नहीं, ये माँ ही है। आप लोग मुझे मूर्ख समझ रहे हैं क्या? इतने दिन से मुझे बेवकूफ बना रहे थे आप लोग। मैं तुम्हारी सब चाल समझ गई हूँ। जहाँ पहले माँ और पापा रहते थे उस मकान में गई थी मैं एक दिन मकान देखने। वहाँ के अड़ोस पड़ोस के लोगों ने मुझे बताया कि आप लोग माँ और पापा के साथ कितना झगड़ा करते थे। जिस दिन पापा खत्म हुए हैं उस दिन भी घर में बहुत झगड़ा हुआ है। तुम लोग मकान को बेचने के लिए उनसे झगड़ा कर रहे थे ना? बताओ उस दिन क्या हुआ था? जरूर से माँ और पापा के साथ तुम दोनों ने ही कुछ किया है। अब बताओ, वरना मुझे तुम लोगों से उगलवाना बहुत अच्छे से आता है। हमने कुछ नहीं किया है। हमने क्या किया है उनके साथ? हमने कुछ नहीं किया है। ठीक है, तुम लोग नहीं बोल रहे हो ना, तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस ही तुम लोगों से सारी बातें उगलवाएगी। कामनी जल्दी चलो यहाँ से, चलो कामनी। अरे भाई इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? थोड़ी देर रुको, सब्र करो। पुलिस वालों को देखते ही कामनी को चक्कर आ जाते हैं और वो जोर से गिर पड़ती है, जिसके कारण उसका सर पीछे रखी टेबल पर टकरा जाता है और उसे बहुत सारा खून निकलने लगता है। ये सब देखकर राधा जी की याददाश्त वापस आ जाती है। कामनी क्या हो गया तुम्हें? उठो उठो कामनी। यही है बेटा, यही है तेरे पापा की कातिल। इसी ने तेरे पापा को सीढ़ियों से धक्का दिया था बेटा। इसी ने तेरे पापा को मारा है बेटा। मम्मी ये क्या बोल रही हैं आप? भाभी ने धक्का दिया था पापा को सीढ़ियों से? हाँ बेटा, यही है, इसी ने तेरे पापा को सीढ़ियों से धक्का दिया था। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों कातिलों को ले जाइए यहाँ से और डाल दीजिए जेल के अंदर। इन लोगों की जेल में ही असली जगह है। ये लोग कातिल हैं। इन दोनों ने मेरे पापा को मारा है। माफ कर दीजिए दीदी मुझे। मम्मी जी माफ कर दीजिए, अब मुझसे गलती हो गई मम्मी जी। माँ मत करो ऐसा, मत करो माँ ऐसा। रुचि मत कर ऐसा, हम लोगों का पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। अरे नीच, तुझ जैसी औलाद से तो भगवान मुझे बांध ही रखता तो अच्छा रहता। तूने और तेरी औरत ने मिलकर मुझे विधवा बना दिया। भगवान तुम दोनों को कभी माफ नहीं करेगा और मैं भी तुम दोनों को जीती जी कभी माफ नहीं करूंगी। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन दोनों को, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। और इतनी कड़ी से कड़ी सजा देना कि कभी कोई बेटा अपने माँ बाप के साथ ऐसा ना करे। चलिए तुम दोनों हमारे साथ। माँ आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं स्टोरी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।